बेबाक मुंसिफ देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। बिहार में चुनावी बयार तेज है, लेकिन सवाल एक ही है, बदलेगा बिहार या फिर वही रहेंगे नीतीश कुमार। बेबाक मुंसिफ के स्टूडियो से आज हम इस सवाल की तह तक जाएंगे, जहां एक तरफ गठबंधनों की गांठें उलझ रही है तो दूसरी तरफ जनता बदलाव की उम्मीद में है। नीतीश कुमार, जिन्होंने दशकों तक बिहार की राजनीति को दिशा दी, क्या इस बार भी जनादेश उनके साथ होगा या फिर पीके, तेजस्वी, चिराग और कुशवाहा जैसे नए पुराने चेहरे मिलकर सत्ता की तस्वीर को बदल डालेंगे? बिहार की जनता क्या चाहती है? विकास का नया मॉडल या अनुभव की पुरानी छाया? आज बेबाक मुंसिफ में इसी सवाल पर होगी सीधी बहस, तीखे सवाल और बेबाक जवाब भी आएंगे पार्टी के प्रवक्ताओं की जानिब से। लेकिन इस बीच आज बिहार की राजनीति में क्या कुछ घमासान हुए हैं, उस पर एक सरसरी नजर डाल लेते हैं। एक तरफ एनडीए ने, जहां पिछले 2 दिन तक एनडीए में टेंशन बढ़ी हुई थी, वहां आज सब कुछ सही नजर आया। 243 में से लगभग 239-40 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। ऑफिशियल लिस्ट जारी हुई है, नामांकन भी दे दनादन जारी है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें 4 से 5, जिसमें मखदूमपुर, बोधगया का जिक्र सबसे ज्यादा है, अतरी भी सीट है उसमें एक, जहां एनडीए में टकराव है। एनडीए के ही 2-2, 3-3 उम्मीदवार मैदान में उतरना चाह रहे हैं। और विपक्ष, जो नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जो लगातार सवाल उठा रहा था, उनको जवाब भी आज आ गया है, मिल गया है। बहादुरपुर में रैली करते दिखाई पड़े हैं सीएम नीतीश। अब बात महागठबंधन की करें तो आरजेडी, कांग्रेस ने अब तक ऑफिशियल लिस्ट अपनी जारी नहीं की है। हालांकि सिंबल आधे से ज्यादा बांटे जा चुके हैं। मुकेश सहनी वीआईपी वाले अब भी नाराज हैं, फोन खटखटाए जा रहे हैं, 15 सीट मांग रहे हैं। उधर नामांकन की कल आखिरी तारीख है, यानी 8-9 घंटे कल नामांकन के लिए मिलने वाले हैं महागठबंधन के जितने भी उम्मीदवार जिन्होंने अब तक नामांकन दाखिल नहीं किया। लेकिन कांग्रेस कितनी सीटों से चुनाव लड़ रही है बिहार विधानसभा में, ये अब तक किसी को नहीं पता, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी नहीं पता। लेकिन बिहार की राजनीति में आज बुर्का बनाम विकास, इसने दरअसल एंट्री मार ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे बिहार। उनके साथ साथ 2-3 राज्यों के मुख्यमंत्री और पहुंचे हैं। कल सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली वाली मैडम, वो भी वहां मौजूद थी। अब योगी की एंट्री जब बिहार चुनाव में हुई है तो 80-20 वाले बयान जो उससे मिलते जुलते हैं, सिमिलर, उनका आज दरअसल दाखिला हो गया है। वो जनता दल यूनाइटेड, जो सिर्फ अब तक विकास के नाम पर वोट मांग रही थी, जनता दल यूनाइटेड इसलिए भी ज्यादा मशहूर है क्योंकि उनका सेक्युलरिज्म बहुत ज्यादा फेमस है। सीएम नीतीश कहते हैं टोपी भी लगाएंगे, तिलक भी लगाएंगे, तभी तो बिहार की राजनीति में जिंदा रहेंगे। लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरअसल एक लकीर खींच दी है। अब जेडीयू के लिए शायद उसमें मुश्किलें मुझे तो नजर आ रही है, प्रवक्ताओं से ले लेंगे जवाब। लेकिन क्या कुछ कहा आज योगी आदित्यनाथ ने बुर्का बनाम विकास की राजनीति को लेकर, वो सुनिए पहले आप। जेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है। और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है। और बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, रामलला विराजमान हो चुके हैं। लेकिन अब बिहार में भी मां जानकी का मंदिर बन रहा है। लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में भी वह कार्य प्रारंभ हो गया है। यही है विरासत, यही है विरासत। दरअसल 31 मिनट का यह भाषण सीएम योगी आदित्यनाथ का जब हमने पूरा सुना तो इसमें घुसपैठिए लफ्ज का 12 से 13 बार जिक्र था। बुर्का बनाम विकास की राजनीति, इसको लेकर उन्होंने तंज कसा है आरजेडी और कांग्रेस पर। उसके बाद मंदिर निर्माण को लेकर भी वो बोलते आए। अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बना है उसका जिक्र भी उन्होंने कर दिया। और एक रहेंगे
तो सेफ रहेंगे, इसका भी जिक्र दरअसल उन्होंने कर दिया। तो ये 4 बयान अपने 31 मिनट के पहले ही भाषण में बिहार की राजनीति में दस्तक दे चुके हैं। तो बीजेपी ने अपनी दशा और दिशा दोनों को यहां से दरअसल तय किया है, लेकिन आगे और भी जो रैलियां होंगी और भी जो बयान आएंगे उस पर भी रखेंगे नजर। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद बाकी जो पार्टियां, विपक्ष के जो दल हैं, उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है वो सुनिए आप, उसके बाद चर्चा में आगे। दरअसल क्या कुछ कहा जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने, इस पर क्या कुछ रिएक्शन दिया, उसको लेकर भी मैं आपको बताऊंगा आगे की पूरी कहानी। वो दरअसल आप सुनिए बयान, उसके बाद चर्चा में बढ़ेंगे आगे। बिहार में भी बंटवारे की राजनीति, बिहार में भी विवाद लाने की कोशिश, ये सब नहीं चलने वाला। जो जंगल राज उन्होंने उत्तर प्रदेश में बना रखा है, जरा उसकी जिम्मेदारी लेना जरा। जोगी जहां गया वहां भोगी हुआ। वो बिहार है, वो नफरत का देश नहीं है, वो गुरु गोविंद का है, महात्मा बुद्ध का है, शांति का प्रतीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी कर रहे हैं योगी, ये लाकानूनियत की इंतहा है। वो वहाँ पर न डेमोक्रेसी बाकी है, न वहाँ पर कानून का राज है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत की थी कि जब तक कोर्ट के फैसले नहीं हो जाएंगे आप बुलडोजर नहीं चला सकते, लेकिन पवन खेड़ा, पप्पू यादव और अख्तरुल ईमान, इन तीनों को आपने सुना। तीनों ने कहा कि बिहार की राजनीति में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, इन चीजों का कोई स्थान नहीं है। इसको लेकर यहां पर जो है किसी की दाल नहीं गलने वाली है। और जनता दल यूनाइटेड का भी लगभग यही मौकफ रहता है, उनकी भी लगभग यही विचारधारा रहती है। इसीलिए सीएम नीतीश कुमार बार बार टोपी भी पहन लेते हैं। लेकिन अब क्या ये जो बयानात है उससे जनता दल यूनाइटेड को नुकसान है? एनडीए के जो बाकी जो गठबंधन साथी है, चिराग पासवान का भी मैं जिक्र कर रहा हूं, जाहिर तौर पर उनको भी मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन इस बयान के बाद अब विपक्ष दरअसल माहौल बनाने की कोशिश करेगी। वो जेडीयू को और एलजेपी-आर के जो वोटर्स हैं उनके बीच में एक गलतफहमी दरअसल पैदा करने की कोशिश करेगी। इस बयान का क्या स्थान है? और एक बार फिर अपने प्रोग्राम के आगाज में दरअसल मैंने जिसका जिक्र किया, विकास की जो राजनीति है जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री के ओहदे पर फायज हैं, कायम हैं, वो राजनीति फिर से नजर आएगी या फिर बदलाव के संकेत नजर आएंगे? चर्चा में बढ़ेंगे आगे। अविनाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश पासवान, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता। आरजू खान कुछ देर में जुड़ेंगे, आरजेडी का पक्ष रखते नजर आएंगे। इस बीच बीजेपी से मेरे साथ राहुल भी मौजूद है। राहुल, आपका भी स्वागत। चंद्रभूषण जी जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते नजर आएंगे। अविनाश, चर्चा का आगाज आपके साथ। ठीक है, विकास की राजनीति अब तक आप करते आए हैं और अब भी विकास की राजनीति पर ही हैं, लेकिन आज के जो बयानात जिनका जिक्र मैंने किया हाल ही में, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता को नमस्कार करता हूं। हाँ। और हमारी जो राजनीति रही है, हमारा जो पॉलिटिक्स रहा है, हमेशा हमने जनता को सेंटर में रख के, मतलब बिहार की जनता को सेंटर में रख के वो काम किया है। और इसीलिए पिछले 20 सालों से अगर आप देखें तो जनता ने जो विश्वास दिखाया है एनडीए सरकार के प्रति, और मतलब मुख्यतः जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके प्रति जो विश्वास दिखाया है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि पिछले 20 सालों से जो उन्होंने एक विकास की जो लड़ी स्टार्ट की है, एक जिसके माध्यम से हुआ क्या है कि आज एक समावेशी, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो दौर चला है, जो और उस इंक्लूसिव डेवलपमेंट में भी जो वुमेन सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमने शुरू किया है, चाहे वो 2005 में हमने जो स्टार्ट किया था, उसी मुद्दे को लेके, और आज जो महिला रोजगार योजना जो स्वावलंबी बनाने की। नहीं अविनाश, ठीक है, ये तमाम चीजें आप गिनाते आ रहे हैं, अब भी आप गिनवाते रहेंगे, लेकिन बिहार के बाहर से जो आपके सहयोगी दल है बीजेपी, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, अगर उनके बड़े चेहरे एनडीए के हक में प्रचार करने आएंगे और बीजेपी वाला माहौल फिट कर देंगे तो फिर जेडीयू का तो पत्ता कट हो जाएगा ना साहब। क्योंकि जो बयान थे योगी आदित्यनाथ के 31 मिनट के भाषण में 12-13 बार घुसपैठिया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बुर्का बनाम विकास, और उसके बाद मंदिर मस्जिद वाली वो राजनीति जो शायद जेडीयू को सूट नहीं करती। देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, और इसी तरीके से उस मल्टी पार्टी सिस्टम की बेसिस पे जो हमने एक मतलब हर वर्ग को एक साथ जो हम लेकर आते हैं, और उसी का नतीजा क्या है, एनडीए और महागठबंधन। ठीक है, और इस तरीके से जो हर दल अपने तरीके से जो प्रयास कर रहा है ताकि
बिहार की जनता ये समझ पाए कि आखिर उनके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मैं आपको, चलिए आपने कुछ जिक्र किया, मैं उसके बारे में बता दूं। देखिए एसआईआर का जो मुद्दा था, ठीक है ना, एसआईआर का मुद्दा कितना फर्जी था, इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि जो मतलब माननीय विपक्ष के जो नेता है केंद्र में, माननीय राहुल गांधी जी, वो एसआईआर का मुद्दा लेकर आते हैं और उसके बेसिस पे जब उनसे कहा जाता है कि आप एफिडेविट फाइल करिए, एफिडेविट छोड़िए वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप कोर्ट में भी नहीं जाते हैं। अगर आपके लिए वो इतना सीरियस, अविनाश मेरे सवाल का जवाब नहीं आ पा रहा। दरअसल आप या तो मेरे सवाल को समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपकी राजनीति को, जनता दल यूनाइटेड की राजनीति को ये लाइन सूट नहीं करती है। ठीक है, जब गिरिराज सिंह यात्रा निकाल रहे थे सीमांचल में, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, उस वक्त भी जेडीयू के कुछ नेताओं को यात्रा खटक रही थी। देखिए मैं आपको बताऊं कि शायद आप मुझे पूरा मौका नहीं दे रहे बोलने के लिए। मैं आ रहा हूं ना, एक चेन सीक्वेंस वाइज मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारे घटक दल है, जो हम जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा है और एक ही मुद्दा है, किस तरीके से बिहार की जनता को जो भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है अलग अलग मामलों के फर्जीवाड़े के साथ, चाहे वो अति पिछड़ा न्याय संकल्प जो कांग्रेस लेकर आती है जिसमें कि एक भी अति पिछड़ा नहीं होता है स्टेज पे, और चाहे वो एसआईआर का मुद्दा फर्जी तरीके से स्टार्ट करना, और वोट चोरी और पता नहीं क्या क्या, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो है हमारे इंडिया की, उसको चैलेंज करना। तो ये जो एक सिलसिला है, इससे हम बिहार की जनता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये समझिए, बिहार की जनता अब ये कहते हैं कि सीमांचल में इस तरीके का मुद्दा है कि मतलब आप वहां पे पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा आप ये समझिए कि जो महागठबंधन के जो घटक दल है और प्रायतः आरजेडी और कांग्रेस, इनकी जो एक मतलब बिना मुद्दे की जो पॉलिटिक्स रही है ना, उससे हमें बिहार की जनता को बचाने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। और बिहार की जनता को बचाने की जरूरत है भी नहीं, वैसे मैं आपको सही बताऊं तो बिहार की जनता समझती है कि उनके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसीलिए तो पिछले 20 साल से हमें वो सत्ता में रखने का मतलब काम कर रही है, आशीर्वाद बनाए रखे हुए निर्माण हुआ है। तो बिहार की जनता उस चीज पर वोट देने पर आमादा कैसे हो जाए? राहुल जी आप समझाइएगा जरा, क्या जेडीयू को फ्लॉप करने का प्लान है या बीजेपी अपने स्टाइल की राजनीति शुरू कर देगी, बाकी जो अलायंस के साथी है उनका भले ही नुकसान हो जाए? हाँ राहुल आनंद, आप ही से सवाल है मेरा, ये जिस स्टाइल की राजनीति शुरू कर दी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, ये राजनीति एलजेपी और जेडीयू को सूट नहीं करती है। उनको मुस्लिम वोट बैंक मिलते हैं, लेकिन जब आप बुर्का बनाम विकास का जिक्र करेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का जिक्र करेंगे, तो फिर उनकी राजनीति क्यों खराब कर रहे हैं? दरअसल राहुल आवाज आ रही है आपको? राहुल आनंद शायद मेरे इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ नहीं आ रही है, अब आ रही है। आप ही से जानना चाह रहा हूं मैं। ठीक, क्या बताइए, प्रश्न पूछिए अपना। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गए 31 मिनट का वो भाषण, जिसमें लगातार एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बुर्का बनाम विकास, मंदिर बन गया है बिहार में भी, अब मंदिर बना देंगे। दरअसल इस तरह के जो बयानात थे उनसे नुकसान होगा एलजेपी का और जेडीयू का, क्योंकि उनको तो मुस्लिम वोट बैंक मिलता है, उनके तो मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में उतरे हैं। देखिए बड़ा ही स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी ने अक्सर जब बातें कही है कि सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान की बातें की है, तो अक्सर इस पे भी कहा है कि हु इज अंडर द बुर्का, और इसलिए कहा है क्योंकि जब आप समानता की अधिकार की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, तो उसमें एक चीज और भी आता है कि जो मन को बिगाड़ने की जो बात आती है उसको भी सुधारने की बात होनी चाहिए। मैं बताता हूं कैसे। देखिए राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे हैं, या उनका एक अक्सर मुसलमानों को उन्होंने इस्तेमाल करने का प्रयास किया है, हमेशा इस्तेमाल करने का प्रयास किया है। ये राजनीतिक रूप से आजादी के बाद देखने को मिला है, चाहे वो आप 1950 के बाद से देख रही है, लगातार मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ है, और मुसलमानों को ऐसा सिखाया गया है, ऐसा ही सिखाया गया है कि जो बीजेपी और आरएसएस को गाली दे उसके साथ वो पहले जाकर खड़े हो जाते हैं उस विपक्षी पार्टी के साथ, जबकि सबसे ज्यादा उनका वो शोषण ही करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। आप देखिए
कि जब भी चुनाव का वक्त आता है तो मुसलमानों के साथ एक सेटलमेंट किया जाता है। सेटलमेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि, माफ कीजिएगा, इसको व्यक्तिगत रूप से ना लेने की आवश्यकता है, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था की अगर आप बात करें तो 2014 में आ जाते हैं। 2014 में जब केंद्र सरकार जब जा रही थी चुनाव में, तो 123 लोटियंस दिल्ली के ऐसे प्रॉपर्टी को दे दिया गया वक्फ बोर्ड के अधीन, ताकि उनका एक सेटलमेंट होता है कि आप हमें जिताइए, हम वापस आएंगे तो करेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें कि जब वक्फ बोर्ड कानून बना था तो उसमें ऐसे विशेषाधिकार दे दिए गए जिसके तहत कोई किसी की भी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है और आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो ऐसे तमाम भस्मासुर पैदा करने का जो प्रयास किया गया, सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि ये मुसलमानों को पढ़ने नहीं देना चाहते थे, उनको अच्छी व्यवस्था करने नहीं देना चाहते थे। और हम सनातनी होने के नाते अगर हम बात करें, मेरी बात बुरी लग सकती है, इसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा, लेकिन आज जो मुस्लिम है वो पहले तो हिंदू ही था, बाद में वो चले गए। अगर आप 5 फुट 6 फुट पीछे जाएंगे तो हिंदू ही नजर आएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मुसलमानों की जो स्थिति थी और जो व्यवस्था थी वो दिन पर दिन नीचे ही चली गई थी। मैं मानता हूं कि मैं हनुमान चालीसा का वाचन करता हूं और बाहर निकलकर जालीदार टोपी पहनकर आपको ढोंग नहीं करता, क्योंकि मैं जो हूं वो मैं हूं और मैं वही दिखूंगा। हमारे पास मुसलमानों का भरोसा भी जगह है। कैसे जगह, मैं आपको बताता हूं। आज अगर पूरे देश की बात कर लीजिए और राज्य की बात कर लीजिए, आज मुसलमानों की आर्थिक स्थिति में कहां परिवर्तन आया, मैं आपको गिनाना चाहूंगा। अगर आप ट्रिपल तलाक का मसला उठाकर देख लीजिए तो ट्रिपल तलाक में देखें तो नहीं, मैं वो नहीं जानना चाह रहा राहुल जी। ठीक है, आपने अपनी पार्टी की पूरी मुस्लिमों को लेकर जो स्टाइल है, जो कंडीशन है, वो आपने बताई, बहुत अच्छी बात है। मैं दरअसल ये जानना चाह रहा हूं कि आप बिहार आएंगे, कहेंगे अयोध्या में राम मंदिर बना इसलिए आप हमें वोट दे दीजिए, फिर आप अपने 101 में से किसी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। लेकिन जो पार्टियां मुस्लिमों को उम्मीदवार बना रही है, जो आपके गठबंधन दल का हिस्सा है, एलजेपी और जेडीयू की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे में अगर आप बिहार आकर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आरजेडी कांग्रेस तो बुर्के की राजनीति करती है, इस तरह के बयान नुकसान करेंगे आरजेडी का और एलजेपी का, क्योंकि नीतीश कुमार टोपी पहन लेते हैं, तिलक भी लगवा लेते हैं। जी देखिए, ये व्यक्तिगत रूप से अगर देखा है तो हर पार्टियों का अपनी राजनीति करने की शैली होती है। और जो एनडीए के जो साथी हैं, मैं उसी की बात करता हूं। 2005 के बाद अगर हम आते हैं बिहार के अंदर, तो एनडीए के शासनकाल की बात करें तो मुसलमानों को क्या क्या योजनाएं मिली है उसकी अगर आप चर्चा करेंगे तो परत दर परत जो चादर है वो उठता जाएगा। चलो, हिस्सा कितना मिला, हिस्से पर आते हैं राहुल, हिस्से पर आते हैं। हिस्सा अगर 101 उम्मीदवारों की आपकी लिस्ट है बीजेपी की स्पेशल, उसमें मुसलमान कितना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा था कि हमारे देश के जितने भी हिंदू या मुसलमान हैं वो हिंदू ही हैं। ये हमारे संगठन का मूल स्वरूप है, हम हिंदू ही मानकर चलते हैं सबको। और शायद इसीलिए अगर बात करें तो हमारे अंदर आप शाहनवाज हुसैन की बात कर लीजिए या फिर हमारे जो मीडिया इंचार्ज हैं बिहार के, वो भी देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं। ऐसे तमाम ऐसी चीजें हैं जो पीछे जो बैटिंग कर रहे हैं वो मुस्लिम समुदाय के ही लोग हैं जो बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये दिखाकर, ये जताकर कि हम आपको मुस्लिम कैंडिडेट दे रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए, तो ऐसा शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एनडीए में जो लोग अलायंस हैं उनमें भी हम अलग और भरोसा जता रखे हैं। तभी आज उनके लिए अगर स्थिति की बात करें बिहार में तो मदरसों की बात की, जिसमें शिक्षक को वेतन की बात होनी चाहिए, मकबरे कब्रिस्तानों की सीमा और दीवारें बनाना ये नीतीश जी ने ही किया। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन केंद्र नीतीश जी वही तो राहुल आप बिल्कुल सही जगह पहुंच गए। नीतीश की हमदर्दी है मुसलमानों से और मुसलमान जो है इसका हक भी अदा करते हैं, वो नीतीश को वोट भी करते हैं, जेडीयू के विधायकों को जिताकर भेजते हैं, 7 में से 5 पिछली बार जिता दिए थे, ठीक है। लेकिन इस तरह की राजनीति से नुकसान उनका होगा। मुझे लगता है कि ये एक व्यक्तिगत रूप से समझने की चीजें हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये सब चीज पता है, और जो मुस्लिम समुदाय है खास करके हमारा, उनमें भी हमने भरोसा जता रखा है। तभी तो चुपचाप कमल छाप पे जाकर वो बटन दबा देती हैं यूपी में भी। और आज अगर बीजेपी को अगर बहुमत आता है या बहुमत के करीब होती है तो शायद इसीलिए हो पाती है क्योंकि सभी देश के जो लोग हैं उन सब लोगों ने मिलकर ही वोट दिया है। और जो साइलेंट वोटर है, जिसको मोदी जी की भी वोटर बैंक में काउंटिंग की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय भी है हमारे साथ। हाँ, हमारे तेवर तल्ख हो सकते हैं, लेकिन जब धरातल पे अगर योजनाओं की बात करने जाइएगा तो हम सारी योजनाओं को हम बुर्का देखकर या जालीदार टोपी देखकर नहीं देते हैं। हम सबको समानता के अधिकार से उनको देते हैं। जो यूपी का जिक्र किया जाता है, मैं आपको एक संदर्भ बता देता हूं। यूपी में एक ऐसा गांव है जहां भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिला, ना के बराबर मिला, लेकिन अगर वहां देखेंगे तो पीएम आवास योजना लगभग 200 घरों को दिया गया था। यानी कहने का मतलब कि हम मुख्य धारा में मुसलमानों को जरूर सम्मिलित कर रहे हैं। आप लोकसभा के चुनाव
के भी मद्देनजर अगर आप बात करें तो लोकसभा में जो भागीदारी की हम चर्चा करते हैं तो उस भागीदारी में मुसलमानों की भागीदारी बढ़ी है 2004 से 14 के बाद। ठीक है, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं राहुल, योजनाओं को लेकर के आप जिस तरह से पूरी तस्वीर खींच रहे हैं। एक छोटा सा सवाल है मेरा, देश में हर महीने में एक किस्सा ऐसा आता है कि आप मुस्लिम डिलीवरी बॉय हैं इसलिए हम आपसे खाना नहीं लेंगे, आप मुस्लिम पेशेंट हैं इसलिए हम आपका इलाज नहीं करेंगे, आप मुस्लिम शख्स हैं इसलिए हम आपको यहां पर घर किराए पर नहीं देंगे। इन हालात का दरअसल जिम्मेदार कौन हो सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए मेरे भाई, मैं आपको बताऊं कि जब हम कभी मंदिर और मस्जिद की बातें करते हैं और जब हम मस्जिद में भी जाते हैं या मंदिर में भी जाते हैं तो हम क्या करने जाते हैं, हम वहां प्रार्थना करने जाते हैं। लेकिन कभी मस्जिद से अगर पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग कभी मिल जाया करती है तो शायद उस समय हो सकता है कि मस्जिद को लेकर नफरत पैदा हो जाए। लेकिन अगर इस परिवेश में बात कीजिए हमारे देश के अंदर, तो मैं समझता हूं कि 100 में 1 गलत हो सकता है, लेकिन सब गलत है ये मैं नहीं मानता है। ये कह देना राहुल कि मस्जिद में पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग दी जाती है, लोगों को ऐसा लगता है, ये दरअसल अपने आप में सबसे बड़ी गलती है जो देश के लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही है। मैं दावे से कह सकता हूं देश की किसी मस्जिद में पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। ऐसी बातें लोगों के जहन में फिट करना, यही इन वाकयात को दरअसल जन्म देती है। अब आपके पास चंद्रभूषण, मामला एनडीए में सुलझ नहीं रहा है, एनडीए में ये नाराज चल रहे हैं, चिराग नाराज है, जीतन राम मांझी ट्वीट कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। वहां 243 में से 240 नाम सामने आ चुके हैं और अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि महागठबंधन दरअसल करना क्या चाहता है। महागठबंधन सारा काम अपना ठीक से कर रहा है। अभी शाम 5 बजे तक का आपको बता दें, कांग्रेस के 23 कैंडिडेट को उनका सिंबल मिल गया है, वो लोग अपने अपने क्षेत्र में नॉमिनेशन के लिए चले भी गए। हम लोग कल तक सारा कुछ प्रक्रिया क्लियर कर देंगे, क्योंकि जिनको कितने सीटों पर लड़ रहे हैं चंद्रभूषण, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है चुनाव, है जानकारी आपके पास? हम लोग टोटल 61 पे लड़ रहे हैं, 61। हाँ, 61 में सहमति हो गई है? हाँ, 61 पे सहमति हो गई। अच्छा ठीक है, आगे? शाम 5 बजे तक हम लोग 23 लोग को हाथ में सिंबल भी दे दिए। अभी धीरे धीरे और सिंबल दिया जा रहा है। सारा का सारा मामला इसलिए गड़बड़ा गया, 7 साढ़े 7 बजे कल हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, लेकिन इतना थोड़ा झगड़ा हो गया एयरपोर्ट पे, जिसके कारण थोड़ा इस चीज को टाला गया। देखिए, आप तो टिकट तो सबको मिल ही जाएगा, कल तक जितना लोग है सब लोग नॉमिनेशन कर ही लेंगे। जहां तक बात है बीजेपी का, आपने जो इसे कहा ना घुसपैठिया का, इनका काम ही यही है। आप अगर नरेंद्र मोदी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग देखें, पूरा का पूरा लोकसभा ये प्रधानमंत्री किसी पे लड़ा, घुसपैठिया, आपका आके भैंसी चोरी कर लेगा, आपका अब चंद्रभूषण जी इतने कॉन्फिडेंस से आपने कहा 61 सीटों पर लड़ रहे, मैं सोच रहा हूं ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश कर दूं आपके हवाले से कि चंद्रभूषण जी ने जानकारी दी है और 61 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हमारे ना सारे सूत्र फैले, हमारे सूत्र तो ये कह रहे हैं कि कल तक तो बातचीत बंद हो गई थी, फोन नहीं उठाए जा रहे थे। आज दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी मुश्किल से लालू प्रसाद यादव से डायरेक्ट बात की है। तेजस्वी और राहुल तो आपस में मतलब वो हंसना मिलना, वो साथ में बुलेट राइडिंग जो हो रही थी, वो तस्वीरें सब खत्म हो गई अब ऑलमोस्ट। देखिए, मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूँ, जो उस तरह का स्थिति हो गया था, हमारे साथ वीआईपी आ गया, उसके बाद रामविलास पासवान जो एलजेपी जो टूटा, जो बाद में पारस जी को मिला, और क्या हुआ कि गठबंधन के कारण गठबंधन का अपना एक डायमेंशन होता है। और चलो, कांग्रेस 61 पर और मुकेश सहनी जी वीआईपी कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? सर उनका नहीं पता, वो तो आपके वीआईपी के प्रवक्ता बता पाएंगे। अच्छा। हम लोग को बिल्कुल पता है कि हम लोग 67 से डिमांड किए थे, लेकिन हम लोग 61 पे आ गए हैं, तो हम लोग 61 पे आ गए हैं और आपको कल तक ये मामला पूरा क्लियर ही हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि चूंकि अभी कोई प्रेस रिलीज करके नहीं बताया गया है, तो कोई भी बात पूरा मैं ही कह दूं तो मैं 100% श्योर हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है कि यही कुछ है, यही फॉर्मूला है। 23 लोग के हाथ में जो है सिंबल भी दे दिया जा चुका है कांग्रेस पार्टी की तरफ। अभी बीजेपी के एक प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे बस यही पूछना चाहता हूं और मैं अपनी आखिरी बात यही कहना चाहता हूं। अभी 3 दिन पहले केरल के एक लड़के ने सुसाइड किया, आनंदू अजी नाम के एक व्यक्ति ने। आनंदू अजी ने सुसाइड किया, उसने नाम लिखा कि आरएसएस में एक व्यक्ति उसका बलात्कार करता था, यौन शोषण करता था। हमने भी ऑफिस में कई लोग से सुना है कि आरएसएस में समलैंगिकता व्याप्त है, भारी मात्रा में लोग समलैंगिक है। आप ये बताइए कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया, जब केरल में एफआईआर हुआ तो उसमें आरएसएस का क्यों नाम है? और ये लोगों को धर्म का ढोंगा दिखा के चराने वाली पार्टी बीजेपी अपने यहाँ पे जो बच्चा आता है उसके साथ ये करता है। आनंदू अजी ने सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि उसके ओटीसी कैंप और ये सब में जो बच्चे आते हैं उसका यौन शोषण किया जाता है। आप सामने लोग को धर्म का ठेका लेके रखते हैं, दिखाते हैं क्या सही है क्या नहीं है। बॉलीवुड में सेक्स सीन दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। आपके कैंप में 4 साल का बच्चा जाता है, उसका यौन शोषण करते हैं। एक आदमी सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आया।
देखिए, आप बिहार से दरअसल केरल निकले हैं, लेकिन राहुल से मैं इसका जवाब ले लूंगा और वो जवाब इस पर देंगे भी। राहुल, जवाब इस पर। देखिए, बड़ा ही दुविधा हो जाता है कि जिसके घर में खुद झगड़ा लगा हुआ है वो बातें तो बड़ी अच्छी कर लेता है। अभी इनके सहयोगी यानी कि कृष्णा अल्लू वरुण जी को बिहार में मारा जा रहा था कल एयरपोर्ट के ऊपर, और कुछ इनके कार्यकर्ता जाकर मां बहन की गाली गलौज भी कर रहे थे। शायद मुझे लगता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, ये मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि जनता देख रही है और नजर के सामने दिख रहा है कि कल सिर्फ इतना ही नहीं, वीआईपी में दो गुट बन गए, दोनों आपस में होटल्स में भिड़ गए, बहुत सारी खबरें निकली है कल। मुकेश सहनी की पार्टी भी दो धड़ों में बट गई कल। हाँ, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि इस तरह की चीजें हो रही है। देखिए, जो बिहार में पटकनी देने का प्रयास कर रहा होगा बीजेपी को यानी एनडीए को, आज वो खुद अपने घर में पटका रहा है, एक दूसरे से लड़ रहा है, और ये फायर फाइटर बन गए हैं। ये लोग फायर फाइटर बन गए। इनके पास ना मुद्दा है, ना नीति है, ना नियत है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि सत्ते की मलाई को लेने का, सेटलमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, और इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास कुछ भी नहीं है। आज अभी जनता भी देख रही होगी, आपके चैनल के माध्यम से जो जनता जनार्दन देख रही होगी, मैं उनके बुद्धि विवेक में ही छोड़ता हूं कि क्या एनडीए को वापस आना चाहिए बिहार में। हमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अपने रिपोर्ट का, ऐसी अरे पार्टी आपके है, कहने से नहीं होगा, 200 करोड़ का आपके कहने से नहीं होगा। जमीन खरीद हमें लिया, शौक नहीं तमाम है चौधरी सूरज जो की है, रोशनी अट्ठावन बदलने से, का, हमें अट्ठावन शौक है मुख्यमंत्री बिहार के चौधरी, विकास को करने का, हमें पेट्रोल शौक क्यों है आपका बिहार संजय में जायसवाल? विकसित राज्य ये बनाने का, नंबर का हमें भारत शौक सरकार है है। बिहार की आर्थिक स्थिति को आज 14.5% है उससे ऊपर ले जाने का। आपके पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास बहुत लंबी लकीर है, हमारे पास बहुत लंबी लकीर है, हम बहुत कुछ करेंगे बिहार के लिए। आप झगड़ा करिए, और आप जो कहते हैं ना कि वोट चोर गद्दी चोर, कहाँ है आपके शैडो प्रधानमंत्री? शैडो प्रधानमंत्री अगर विदेश से छुट्टी से वापस आ गए हो तो कहिए उनको कि इसीलिए आपको वोट नहीं मिलता है, इसीलिए आपको वोट नहीं मिलता है कि वोट के टाइम में हमको आप तो वोट भी आराम मिलेगा, करके हम चले अपना जाते हैं प्रधानमंत्री विदेश में। बनाएंगे। उनको कहिए आपके यहाँ पे जो नीतीश RSS जी में के बच्चों का नेतृत्व में हम बलात्कार हो रहा है, उस पे सरकार कौन नहीं, बनाएंगे। बिल्कुल वाकई ये जो मामला है उसको लेकर तो मैं भी थोड़ा सा परेशान हूं। राहुल गांधी की राजनीति का स्टाइल दरअसल चंद्रभूषण समझ नहीं आता। हरियाणा चले जाते हैं, ऐसा ही पूरन सिंह के परिवार से मुलाकात कर लेते हैं, असम जाके सिंगर अभिजीत के परिवार से मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन तेजस्वी से मुलाकात नहीं करते दिल्ली में, और ना अब वो पटना पहुंच रहे हैं।